तो अगला जो टॉपिक है वो है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। क्या नाम है टॉपिक का? रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या है? देखो आपने देखा होगा कि पानी की जो बकेट होती है उसका जो बॉटम होता है, मान लो एक बकेट में पानी डाला, एक बाल्टी में पानी डाला, तो उसका जो बॉटम है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा थोड़ा सा। या पानी का टैंक है, वो आपको उसका बॉटम आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। स्विमिंग पूल पे गए आप, आपने देखा अच्छा ये 4 फीट गहरा है, कूद गए उसमें, और कूदने के बाद पता चल ये तो 6 फीट गहरा था। क्योंकि एक्चुअल में जो डेप्थ हमको दिखाई देती है उतनी डेप्थ नहीं होती, उससे ज़्यादा डेप्थ होती है। पानी के अंदर या डेंसर मीडियम के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो जितना डेप्थ पे होती हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं अपन को। फील किया होगा ना ऐसे? हमको ये पता लगाना है कि ये जो रियल डेप्थ होती है, एक्चुअल में जो डेप्थ होती है, और जो अपेरेंट डेप्थ होगी। अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या है? जो आपको अपीयर होती है, जो लगता है कि इतनी डेप्थ है ना, उनमें रिलेशन क्या है, और वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ये सीखना है इसमें। तो मान लो कि आप एक पानी का तालाब है और उसके किनारे पे खड़े हो। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और ये कोई पानी का तालाब है, और इसके बॉटम पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप देख रहे हो, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे दिखाई देगा ये हमको कैलकुलेट करना है, और उनमें मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में उसका क्या रिलेशन होगा। ये है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, ठीक है। और ये है वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ2। और रेयर मीडियम यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ1। वैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, याद रखना है ये, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो ये अपन यहाँ पे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि कूदे कि नहीं कूदे। ठीक है, पानी बहुत गहरा है, ये देखो। हाँ, तो ये अपन यहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं, ठीक। अब ये जो ओ पॉइंट है ये इस ऑब्जर्वर को, जो कहाँ पे खड़ा है, रेयर मीडियम में, इसमें उल्टा भी केस होता है कि ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो सकता है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो सकता है। अभी हम पहले वाला केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? डेंसर मीडियम के अंदर है, और ऑब्जर्वर कहाँ पे है? जो देखने वाला है वो कहाँ पे है? रेयर मीडियम में है। अब देखो यहाँ से, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अच्छा, इमेज कैसे बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? तो हमारी आंखों के ऊपर उस ऑब्जेक्ट से क्या होंगी? कुछ लाइट रेज आएंगी, और ये मान लो अपनी आई है, और इस आई के ऊपर ऑब्जेक्ट से, ये कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ओ के ऊपर रखा है, तो इससे कुछ लाइट रेज आएंगी और आई के ऊपर इंसिडेंट होंगी। अपना ब्रेन क्या करता है? इन लाइट रेज को रिट्रेस करता है। रिट्रेस मतलब बैक ट्रेस करके देखेगा, है ना। ये ब्रेन के अंदर ये एक्टिविटी होती है कि ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे आई के ऊपर आती है तो ब्रेन क्या करेगा? उन लाइट रेज को रिट्रेस करेगा, और रिट्रेस करने पे वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको रखा हुआ दिखाई देगा। अब मान लो मैं बाहर से ऑब्जर्वर हूँ और मैं बाहर से यहाँ पे खड़े होकर इसको देख रहा हूँ, इस पॉइंट को देख रहा हूँ। अब यहाँ से कुछ लाइट रेज आएंगी, है ना। एक लाइट रे मैंने इस इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट की। अब रिफ्लेक्शन का एक रूल ये भी है कि अगर किसी भी इंटरफेस के ऊपर लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी। डेविएट कब होती है? जब वो नॉर्मल से किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट होती है। अगर किसी भी इंटरफेस के ऊपर, ये मान लो वाटर है नीचे, ऊपर एयर है, अगर लाइट रे इधर से इधर आ रही हो तो भी ये सीधी पास होगी, और अगर डेंसर से, ये डेंसर है मान लो, ये रेयर है, इधर से इधर जा रही हो तब भी ये क्या होगा? सीधी पास होगी। अच्छा, मुड़ती कब है लाइट रे? तो जब ये किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही हो, मान लो नीचे वाटर है ऊपर एयर है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, तो अब ये टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी अकॉर्डिंग टू मीडियम। लेकिन अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो सीधी पास होगी। तो ये वाली जो लाइट रे है, मान लो ए पॉइंट पे इंसिडेंट हुई तो क्या होगा? सीधी पास होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो ये सीधी चली जाएगी। अब एक और लाइट रे लेंगे। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होगी? कम से कम 2, क्योंकि 2 लाइट रेज को जब आप बैक ट्रेस करोगे या आगे जाके अगर वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उससे फिर वहाँ पे इमेज बन जाएगी। कम से कम 2 चाहिए, तो एक लाइट रे और लेंगे अपन। सपोज करो ये दूसरी लाइट रे है और ये यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये किधर बैंड होगी? तो वाटर से एयर की तरफ जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। किधर बैंड होगी? तो सीधी जाने की बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। ये हुआ, ठीक है। अब लाइट रे इधर चली गई।
अब बाहर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसकी आइज के ऊपर जब ये दोनों लाइट रे जाएंगी, है ना, उसकी आइज के ऊपर जब ये इंसिडेंट होंगी तो एक लाइट रे ये है और एक लाइट रे ये है, तो ब्रेन क्या करेगा, इन दोनों को रिट्रेस करेगा, तो इसको पीछे रिट्रेस करेगा तो ये इसी लाइन पे आएगी। लेकिन जब इस लाइट रे को ब्रेन क्या करेगा, रिट्रेस, तो रिट्रेस करेगा तो ये क्या यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी पहले वाली लाइट रे को, तो हमको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहाँ पे बन गई। ये वाली जो देखो रियल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, अगर पानी नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधी जाती, ये भी ऐसे सीधी चली जाती और ब्रेन रिट्रेस करता तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखता अपन को, ओ पे। लेकिन जैसे ही पानी भर दिया अब क्या हुआ, ये लाइट रे तो सीधी पास हो गई लेकिन इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे, रिफ्लेक्शन होने से ये बैंड हुई तो अब यहाँ पे बाहर जो ऑब्जर्वर है, बाहर जो ऑब्जर्वर इनको देखेगा उसके लिए दोनों लाइट रेज कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, आई पॉइंट से। तो इसको ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा, आई पॉइंट पे दिखेगा, क्योंकि ब्रेन इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कि ये लाइट रे ऐसे बैंड होके आई होगी, उसको नहीं पता। वो क्या करेगा, सीधा रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करते ही यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा। अब हमको ये पता लगाना है कि ये जो अब अपेरेंट डेप्थ कौन सी है, ए आई, क्योंकि बाहर से जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसको आई पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो ए आई को हम क्या बोलेंगे, ए आई को क्या बोलेंगे, अपेरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ क्या है, ए ओ, है ना। तो इनमें रिलेशन अपन को डेवलप करना है, ठीक, बिल्कुल आसान से। देखो यहाँ पे जब ये वाली लाइट रे इंसिडेंट हुई होगी तो यहाँ पे इसने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया होगा, इसको हम आई बोल देते हैं, और रिफ्रैक्ट होकर जब बाहर निकलेगी तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, क्योंकि अगर म्यू का रिलेशन आपको चाहिए आई और आर के साथ तो वो रिलेशन क्या होता है, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, क्या लिखूंगा मैं, ये है म्यू टू, ये वाला इस मीडियम से स्टार्ट करते हैं, म्यू टू और इस मीडियम में एंगल क्या है, आई, तो क्या लिखूंगा मैं, म्यू टू साइन आई इक्वल टू क्या होगा, म्यू वन साइन आर, म्यू वन साइन आर, सिंपल है एकदम। अब यहाँ पे म्यू टू अपॉन म्यू वन कैलकुलेट कर लो, म्यू टू अपॉन म्यू वन, यह आएगा साइन आर अपॉन साइन आई। अब मैं साइन आर और साइन आई की वैल्यू ज्योमेट्री से, मतलब थोड़ा मैं ज्योमेट्री यूज़ करूँगा यहाँ पे साइन कोस, और इस डायग्राम से ये वैल्यू पुट करूँगा। देखो एक चीज़ बताओ कि ये वाला एंगल कितना है, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, आई, तो यहाँ पे एक जेड बन रहा है, देखो दिखा आपको, ये वाला जो जेड है इसमें ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई के बराबर होगा। अच्छा ये आई है, ये भी आई होगा, ये आर है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, आर के बराबर होगा ना। और ये अगर आर है तो देखो यहाँ पे अगेन एक जेड बनेगा तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, आर के बराबर आएगा। समझ में आया क्या? तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है बड़े वाला, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल आई के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा, बेस। तो साइन आई अगर मैं कैलकुलेट करूं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, देख के बता रहे हैं साइन आई क्या होगा, साइन आई, हाँ ए बी अपॉन बी, बी ओ या ओ बी है ना, ए बी अपॉन बी ओ लिख देता हूँ इसको, ए बी अपॉन बी ओ, ठीक है। और साइन आर क्या होगा इस छोटे वाले ट्राइंगल में, देखो ए बी अपॉन आई बी, है ना, तो साइन आर मैंने लिखा ए बी अपॉन आई बी, या तो कोई दिक्कत। तो साइन आई की वैल्यू भी अपने पास आ गई, साइन आर की वैल्यू भी आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के अपन वहां पे पुट करेंगे तो ये, अच्छा ये जो म्यू टू अपॉन म्यू वन है इसको मैं म्यू टू वन लिख सकता हूँ क्या, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, क्योंकि म्यू टू क्या है, डेंसर मीडियम है, म्यू वन क्या है, रेयर मीडियम। तो ये है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, इक्वल टू साइन आर की जगह मैं पुट करूंगा ए बी अपॉन आई बी, और मुझे साइन आई की जगह पुट करना है ए बी अपॉन ओ बी या बी ओ, ठीक है। तो ये देखो ए बी यहाँ पे कैंसिल होगा, म्यू टू वन क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो बी ओ अपॉन आई बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखो, ये दोनों लाइट रे बहुत बड़े एंगल से जा रही है, ये लाइट रे और ये वाली लाइट रे। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आई का जो साइज होता है वो बहुत छोटा है, तो इतने बड़े एंगल पे अगर एक लाइट रे आएगी, किधर जा रही है किधर जा रही है, तो क्या वो आई के अंदर इंटर करेगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी इमेज कैसे बन सकती है, तो एक्चुअल में ये वाले जो लाइट रे हैं इनके बीच का एंगल बहुत छोटा होता है रियल में। रियल डायग्राम अगर मैं बनाऊं, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए बड़ा डायग्राम बनाया है, रियल में ये होगा, जैसे ये मान लो ओ पॉइंट से लाइट रे आ रही है तो एक लाइट रे तो सीधी चलेगी ये, है ना, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है ओ,
ये वाली लाइट रे सीधी चलेगी। लेकिन अगर आप बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है और उसकी आइज के ऊपर लाइट रेज आनी चाहिए, तो ये जो एंगल होगा ना दोनों लाइट रेज के बीच में, ये बहुत छोटा होगा, मतलब ये एक्चुअल में ये होता है। यहाँ पे लाइट रेज, ये भी मैं थोड़ा बड़ा ही एंगल दिखा रहा हूँ, इससे भी थोड़ा छोटा ही होगा और ऐसे रिफ्रैक्ट होके जाएगी। समझ रहे हो बात? तो एक्चुअल में अगर लाइट रेज को, इन दोनों लाइट रेज को आई के अंदर एंटर करना है, तो ए और बी पॉइंट को क्या होना चाहिए, बिल्कुल पास पास होना चाहिए। मतलब एक लाइट रे ए पॉइंट पे आएगी तो दूसरी लाइट रे जो बी पॉइंट पे जा रही है, बी पॉइंट बिल्कुल इसके पास में ही होगा। अगर ये इससे दूर होगा तो वो लाइट रे आई के अंदर इंटर ही नहीं करेगी प्रैक्टिकली। तो एक्चुअल में क्या होता है, ए और बी पॉइंट काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी नियर होते हैं। मतलब आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो ना पानी के अंदर, तो जो लाइट रेज आ रही होती हैं उनके बीच में एंगल क्या होगा, बहुत छोटा। तो ए और बी पॉइंट क्या है, बहुत पास पास है। अब एक चीज़ बताओ, अगर ए और बी पॉइंट काफ़ी पास पास है तो जो ओ बी डिस्टेंस है, ओ बी, वो लगभग किसके बराबर होगी, ओ ए के बराबर होगी कि नहीं होगी, है ना। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ आई, तो ये जो आई बी डिस्टेंस आएगी ये वाली ऐसे, है ना, आई से बी की डिस्टेंस, आई से बी की डिस्टेंस, ये एक्चुअल में क्या होगी, ये आई ए के बराबर होगी, लगभग ऑलमोस्ट बराबर होगी ना ये, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ये पॉइंट बिल्कुल पास पास है। तो मैं यहाँ पे इनको रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो μ21 इक्वल टू मैं लिखूंगा बी ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी बी ओ को मैं ए ओ लिख सकता हूँ, ए ओ। और ये जो आई बी है, आई बी को क्या लिख सकता हूँ, आई ए लिख सकता हूँ। अब ये बताओ कि ये जो आई ए है, आई ए क्या चीज़ है यहाँ पे, अपेरेंट डेप्थ है। तो इसको इधर ले जाओ, अपेरेंट डेप्थ बराबर होगी रियल डेप्थ ए ओ डिवाइडेड बाई μ21। जो अपेरेंट डेप्थ होती है वो बराबर होती है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अब सपोज करो जैसे आप वाटर के अंदर देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको पता ही होता है, कितना होता है, μ2 कितना होता है, 1.33 बताया था क्या। और एयर का कितना है, 1। पुट करके देखो क्या आता है। अगर मैं इसको पुट करूंगा तो ये आएगा ए ओ, यानी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई 1.33। अच्छा μ1 का मतलब होता है μ2 अपॉन μ1, लेकिन μ2 को जब मैं μ1 से डिवाइड करूंगा तो μ1 तो 1 है ना, तो आंसर क्या आएगा, μ2 अपॉन μ1 1.33 आएगा। बात समझ रहे हो। और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी अपने पास, है ना। देखो ए ओ को हम 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, ए ओ को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से बड़ी वैल्यू से। तो ये जो वैल्यू आएगी अपने पास, ये ए ओ से तो कम ही आएगी ना। तो जो अपेरेंट डेप्थ होती है वो क्या होती है, रियल डेप्थ से हमेशा कम होती है। और जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, अपेरेंट डेप्थ उतनी ही छोटी होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। आपको बॉटम उतना ही ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। जैसे एक बकेट है, उसमें पानी भर दिया तो बकेट थोड़ा सा, वो बॉटम थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप उसमें उससे भी ज़्यादा डेंसिटी का कोई लिक्विड फिल कर देते वाटर की जगह, जैसे आपने ऑयल फिल कर दिया कोई, तो उस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर से ज़्यादा है तो आपको उस बकेट का बॉटम और भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, है ना, क्योंकि उसकी रियल डेप्थ होगी ना, उससे अपेरेंट डेप्थ और कम हो जाएगी। अपेरेंट डेप्थ किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है। आई बात समझ में, है ना। अब इसमें एक जस्ट अपोजिट केस भी होता है कि हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है ना, वो डेंसर मीडियम में हो और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो, रेयर मीडियम। मान लो इसमें एक फिश है, पानी के अंदर क्या है, फिश, मछली, अरे मछली जल की रानी हो। तो ये मछली है यहाँ पे, ये देखो, और ये आपको देख रही है, फिश क्या कर रही है आपको। तो आपकी जो साइज है, आपकी जो हाइट है, वो इसको कम नजर आएगी या रियल हाइट से ज़्यादा नजर आएगी, क्यों, हाँ मीडियम चेंज हो गया, मीडियम इंटरचेंज हो गए अब, है ना। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था डेंसर मीडियम में, μ2 मीडियम में, और ऑब्जर्वर था μ1 मीडियम में। अब ऑब्जर्वर ये अब ये देख रहा है, तो ऑब्जर्वर है μ2 मीडियम में और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, μ1 मीडियम में। तो जहाँ पे ये पूरा डेरिवेशन सेम चलेगा, बस जहाँ पे अपन ने ये क्या है ना μ21, उसकी जगह μ12 आएगा, μ21 की जगह क्या आएगा, μ12। इंटरचेंज कर दिए मीडियम अपन ने, है ना। क्योंकि देखो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट ये है, तो इधर से लाइट रे आएगी फिर, तो इधर आई बनेगा, इधर आर बनेगा। रेयर मीडियम में कौन होगा, आई, और डेंसर मीडियम में आर होगा। ये उल्टा हो जाएगा ना एंगल, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आएगा अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई μ12। और μ12 जो होगा ना, μ1 अपॉन μ2, μ12 क्या होगा, μ1 अपॉन μ2। ये हमेशा 1 से कम आएगा, क्योंकि μ2 तो वाटर है
और μ1 1 है, तो ये मतलब एयर है, तो μ1/μ2 क्या बनेगा, उल्टा अगर करोगे तो 1/1.33। तो ये 1 से भाई 1 से कम आया ना, मतलब 1 को डिवाइड किया 1.33 से, तो 1 से कम आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू इस बार 1/1.33 आएगी। 1.33 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो आई ए होगा वो 1.33 टाइम्स होगा ए ओ का, मतलब रियल जो डेप्थ थी, या अब इसको रियल डेप्थ है उससे 1.33 टाइम्स ज़्यादा आपको मतलब डेप्थ या हाइट आपको दिखाई देगी। कहने का मतलब ये, इस फिश को आपकी जो हाइट होगी उसकी कंपैरिजन में 1.33 टाइम्स ज़्यादा हाइट दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसका एक एग्जाम, अब ये तो अपन कर नहीं सकते कि फिश बन के अपन देखें इसको, ऐसा होता भी है क्या, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये तो अपन नहीं देख सकते, फिश को ऐसा लगता है ना, लेकिन आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जो एटमॉस्फेयर है उसकी, जो एयर है उसकी अपर लेयर्स के अंदर होता है, ऊपर होता है, काफ़ी हाइट पे होता है, और नीचे वाली जो एयर की लेयर्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर के अंदर, जो नीचे वाली लेयर्स होंगी जो अर्थ के पास होंगी, उनकी डेंसिटी ऊपर वाली लेयर्स की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पे एयर ज़्यादा डेंस होती है, रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो अर्थ की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो जो भारी वाले मॉलिक्यूल है एयर के वो तो नीचे रहेंगे, और हल्के वाले बिल्कुल कम मॉलिक्यूल्स ऊपर रहेंगे, और ज़्यादा ऊपर चले जाओगे तो स्पेस के अंदर वैक्यूम भी आ जाएगा, फिर एयर ही नहीं होगी वहाँ पे। मतलब जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से दूर जा रहे हो, एयर की डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम। तो एयर भी एक मीडियम है, तो ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा हाइट पे काफ़ी, तो वो कौन से मीडियम में होगा, रेयर या डेंसर, वो रेयर मीडियम में होगा। और अपन यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, हम देख रहे हैं हम डेंसर मीडियम में हैं। तो हमें जो एरोप्लेन की जो हाइट होती है ना, रियल हाइट जो होती है, एक्चुअल में उससे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ वो आपको दिखाई देता है। एक्चुअल में जितनी हाइट पे हमको दिखता है उतनी हाइट पे होता नहीं है वो, जो आपको अपीयर होती है ना हाइट, उससे कि इतनी हाइट पे होगा, ये अंदाज़ा होता है अपन को, एक्चुअल में उससे कम हाइट पे होता है, हमको वो ज़्यादा हाइट पे दिखाई देता है। अब ये भी नहीं पता चलेगा क्योंकि वो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है प्रैक्टिकली। क्योंकि ये एक एग्जांपल मैंने दिया है कि भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि अगर एरोप्लेन को हम अर्थ से देख रहे हैं तो बताओ कि उसकी जो हाइट है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी या कम, तो वो हमेशा ज़्यादा दिखती है अपन को, रियल हाइट से थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। और डेंसर मीडियम के अंदर आप अगर देखोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो वो रियल डेप्थ से हमेशा कम दिखेगा, उल्टा एकदम।